हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे लगवाएंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और यहाँ पर मैथ का सेक्शन कवर करेंगे। इसके पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिया है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 26 नंबर से स्टार्ट है, आपसे पूछा गया है मैथ का सेक्शन के 25 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए 26 नंबर लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या r में x इकाई की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितने इकाई की वृद्धि होगी। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपने वृत्त देखा होगा, इस तरीके से बनता है। देखिए आपने वृत्त देखा होगा, इस तरीके से मान लीजिए वृत्त बना हुआ है। यहाँ पे इसका सेंटर होता है, ये आपकी रेडियस होती है, जैसा कि सब लोग जानते होंगे। अगर हम परिधि कहेंगे तो परिधि का क्या होता है, 2πr होती है। वृत्त की जो परिधि होती है, परिमाप कहिए परिधि कहिए, 2πr होता है। अब इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या में x इकाई की वृद्धि की गई है। अब ये जो त्रिज्या है ना, यहाँ पर x इकाई क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर उसकी परिधि में कितने इकाई की वृद्धि होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको 2π तो लिखना ही है, और जितने त्रिज्या में बोले ना वृद्धि की गई है उतना ही आपको, उतने यूनिट आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2πx। कितना आ जाएगा, 2πx। अगर यहीं पर मान लो कह देता कि 4 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है वृत्त की त्रिज्या में, तब उस केस में आंसर क्या होता, तो फिर आपका आंसर क्या होता, हो जाता 2π लिखना पड़ता। और यहाँ पर रेडियस में अगर 4 इकाई की वृद्धि होती तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर हो जाता 8π। कुल मिला के जितना उसकी रेडियस में वृद्धि जितने यूनिट की होगी उतने ही आपसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2πx। तो उम्मीद है, आशा करते हैं वीडियो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए 27 नंबर हमसे पूछ रहा है 6xy² इस तरीके से दिया गया है ना। तो इसमें पूछा गया मासा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है। अगर हम आपसे कहें 6, 8, 12 में से देखिए तीनों में से कॉमन नंबर क्या है, जो 6 को भी काट सकता है, 8 को भी काट सकता है, 12 को भी काट सकता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 होगा, क्योंकि 4 तो 8 को काट लेगा, 12 को काट लेगा, लेकिन 6 को नहीं काट पाएगा। अगर हम 3 की बात करते हैं, 3 6 को काट लेगा, 12 को काट लेगा, लेकिन 8 को नहीं काट पाएगा, है ना। तो हमारे लिए क्या है ना, 2 हमारे लिए क्या है, इन तीनों में से कॉमन हो जाएगा, जो कि मासा का आप रूल जानते हैं कि जो तीनों में कॉमन होता है वो आपको लिखना पड़ता है। अब हम समस्या है कि xy² z है, यहाँ पर है x² y³ z² है, और यहाँ पर x³ y³ z³ लिखा हुआ है। अब समस्या ये है कि यहाँ पर क्या लिखे, देखिए कॉमन आप ले रहे हैं ना, तो अब आपको क्या करना है कि कॉमन का मतलब होता है कि तीनों में डिवाइड भी होना चाहिए, तो हमें मिनिमम से मिनिमम पावर वाला नंबर को देखना है। एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर को देखते हैं, लेकिन एचसीएफ में, एलसीएम में मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर को देखते हैं, और मासा यानी एचसीएफ में क्या देखते हैं, मिनिमम से मिनिमम पावर का। तो इनमें देखिए सबसे मिनिमम पावर एक्स की कहाँ पर है, एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर y² है, y³ है, और यहाँ पर y, तो मिनिमम पावर y की बात करेंगे ना तो y² है ना, और यहाँ पर मिनिमम पावर z है। अब आप कहेंगे 2xy² z आंसर आना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो विकल्प होगा देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, 27 का जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर क्या होगा, डी। जिनका भी डी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लिखा हुआ यदि x + 2y = 27 और x - 2y = -1 है तो y का मान ज्ञात करिए। देखो इसको आप एक इक्वेशन टाइप से भी लगा सकते हैं, है ना, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत पड़े इक्वेशन बना के लगा लीजिए, कोई आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये लिखा हुआ है आपका, आगे लिखा हुआ है x - 2y = -1। अब आप कहेंगे प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2x = यहाँ पर 26 आएगा, 27 में से कम होगा, और x की जो वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 13 आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y की वैल्यू पूछ रहा है ना, y की, तो यहाँ तो अच्छा हमने x निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं। अगर हम x को काटते ना तो हमारे लिए जल्दी से निकल आता, चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर 13 रख लीजिए, 13 हमने थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दिया, कुछ नहीं, 13 यहाँ रखेंगे, तो फिर 13 को आप यहाँ माइनस करेंगे, 27 में से 13 माइनस करेंगे 14 आएगा, यानी 2y = 14, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, है ना। तो अगर प्रश्न में x की वैल्यू पूछेगा तो भी निकाल सकते हैं, y की पूछेगा तो भी, लेकिन यहाँ पर y पूछा गया है
तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 7। यहाँ पर x प्लस वाई का मान भी पूछ सकता था, x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। देखिए एक सवाल हमारे सामने और है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है एक कंपनी की जो परिचालन लागत नीचे दी गई है, ऋण ब्याज है, वेतन है, कर है, इस तरीके से सब पूरा डाटा टाइप का दिया गया है और लिखा हुआ है 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख रुपया है और 2017 में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ 2017 में जितना है व्यय किया गया धन 150 लाख है। तो 2016 की तुलना में 2017 में कितना वेतन था। देखो सबसे पहले 2016 और 2017 की बात हो रही है, आपके दो ही ईयर दिए गए हैं, ऋण ब्याज वेतन और कर। यहाँ पर लिखा हुआ है परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख रुपया है, परिचालनों पर, ठीक है ना। और 2017 में व्यय किया गया कुल धन 150 लाख रुपया है। तो पूछा गया है 2016 की तुलना में 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था, ठीक है ना। चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 2016 में वेतन पर खर्च धनराशि कितनी है ना। 2016 में खर्च कितना हो रहा है, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। वेतन में खर्च कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर वेतन दिया है 50%, है ना। 50% की लागत है, खर्च हो रहा है वेतन में। तो सबसे पहले यहाँ पर 120 लाख जो धन है ना आपका, इसमें हम निकाल लेते हैं कितनी राशि हमने खर्च की है, तो 120 लाख का, ठीक है ना। ये आपका निकाल किसका रहे 2016 में, ध्यान दीजिएगा 2016 में हम निकाल रहे हैं। 2016 में वेतन पर खर्च धनराशि निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वेतन पर खर्च धनराशि, वेतन पर खर्च धनराशि, ठीक है ना। वेतन पर खर्च धनराशि निकाल रहे हैं, ठीक है ना, धनराशि। यहाँ पर कितना है 120 दिया है, यहाँ पर 120 लाख है और इसी का आपको करना है 50%, है ना। 50% करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60, यानी आप ये कह सकते हैं 60 लाख। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी यहाँ पर 2016 में वेतन पर जो खर्च की जा रही राशि कितनी है, 60 लाख खर्च की जा रही है। अगर हम 2017 में बात करते हैं, 2017 में देखिए यहाँ पर 55% वेतन पूछा गया, इसलिए हमें वेतन पे ध्यान देना था। और यहाँ पर 2017 में टोटल दिया था 150 लाख, है ना, 150 लाख दिया हुआ है और इसी का निकालेंगे 55%, काट सकते हैं 5 एकम 5, यहाँ पर आपका आएगा 20 आएगा, 0 0 काट लेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं दशमलव में पहुँचेगा, 2 7 14 और 2 5 10, 7.5, 11 7 से 70, यानी आपका 82.5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 82.5 लाख आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 82.5 लाख आपका आ जाएगा, ठीक है, 82.5 लाख कैलकुलेशन है, कर लेंगे, 82.5 लाख आ गया। यानी हमने क्या किया, 2016 में निकाल लिया, 2017 का निकाल लिया। अब वृद्धि पूछा गया है, तो अब आप ही बताइए 60 लाख से 82.5 लाख हो गया है, कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे 22.5 लाख की वृद्धि हो रही है, 22.5 लाख की वृद्धि हो रही है। और बस यही आपका आंसर हो जाएगा, और क्या है, यही तो पूछा गया है ना, बस विकल्प नंबर सी हो जाएगा। सिंपल था, आप समझ गए होंगे। पहले जो इनका वेतन टोटल दिया गया था ना, और जितना खर्च हो रहा है ना 2016-17 अलग अलग निकाल लीजिएगा, इसके बाद कंपेयर कर लीजिए कितना अधिक है, आपका आंसर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 30 है। लिखा हुआ समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं, सबसे आसान तरीके से। एक समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊंचाई और आधार, ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर दिया गया है, ठीक है ना। देखो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, हमने कई बार बताया है, ABC त्रिभुज बना लिया और हमने कई बार बताया कि जब भी इस टाइप का सवाल हो, त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर दिया हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो आपको कुछ समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। जैसे आपकी 3 4 5 है, 5 12 13, इस तरीके से आपको ट्रिपलेट कुछ याद होनी चाहिए, जो आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। हमने एक वीडियो पे आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, कैसे याद करते हैं, और सारी चीज़ हमने बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपको आधार ऊंचाई में दो ऐसी भुजाएं सोचना है कि जिनमें अंतर 7 का होना चाहिए। तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी 5 12 और 13 की,
देखिए लॉजिक से लगाएंगे ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से जल्दी लग जाएगा। बाकी आप सॉल्व करेंगे बेसिक से, काफ़ी लंबा टाइम फील होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर 5-12 भुजाएं आती हैं और इनमें अंतर भी 7 का है। बहुत सारे पेपर में सवाल ऐसे रखे जाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी लॉजिक बेस्ड पे होते हैं, वही आपकी मेमोरी चेक करते हैं एग्जाम में कि आप कितना जल्दी सोच सकते हैं। बाकी लगाने को तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं बेसिक मेथड से, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर बेसिक से लगाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हमने मान लिया 5 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 13। अब क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनकी ऊंचाई और आधार में 7 डिजिट का अंतर है कि नहीं है ना। अब प्रश्न में बोला गया था कि इनका क्षेत्रफल क्या, देखिए इनका क्षेत्रफल क्या 30 यूनिट हो रहा है। आप चेक कर लीजिए, आधार गुणे ऊंचाई करेंगे तो आप कहेंगे हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों जो हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट सोचा है 5, 12, 13 बिल्कुल सही सोचा है। परिमाप पूछा गया, सबको जोड़ लीजिए कितना आएगा, 13, 12, 25, 5, 30, देख रहे हैं ना। मतलब आपका सवाल में 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपका सवाल लग जाएगा। बाकी बेसिक मेथड से लगाएंगे, बुक में लगा रहता है, वहाँ से आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े सवाल आपके लगाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 31 नंबर आपसे पूछा गया है, 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपये और 80 रुपये प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है, तो सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य कितना था। देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि 5 किलो गेहूँ है ना, और यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा हुआ है, क्रमशः समझते हैं ना। 5 किलो गेहूं का मूल्य और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः प्रति किलो। प्रति का मतलब होता है कि 1 किलो का मूल्य 70 रुपये है, तो 5 किलो गेहूं खरीदेंगे तो कितना रुपया हमारा होगा, गेहूं का सीपी कितना होगा, गेहूं कितने खरीदेंगे। तो आप कहेंगे 70 गुणे 5 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 350। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, 350 रुपये। अब हम बात करते हैं 80 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर जो आपका मसूर है, जो मसूर है वो कितने खरीद रहे होंगे, तो आप कहेंगे 80 गुणे 10 कर देंगे, यानी आपका 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक आप कर लेंगे। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर, यानी गेहूं पर 10% का लाभ हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है 20% का। कोई दिक्कत थोड़ा है, गेहूं में 350 है ना आपका, 10% का लाभ बोला है, तो यहाँ पर आप 110/100 कर लीजिए। और कुल पूछा गया है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर लिखेंगे 800। 20% का लाभ मसूर पे है ना, 100 में जोड़ देंगे, जितने परसेंट का लाभ होता है 100 में जोड़ देते हैं तो 120% होगा, परसेंटेज रहेंगे, बटे में 100 आएगा। इतना आपको सॉल्व कर लेना है। अब आपका ये सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है। 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0 और 2 से और काट लेंगे, यहाँ पर आपका 35 आ जाएगा। और यहाँ पर 0 से 0 काट लेंगे और 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है, 960 हो जाएगा। 960 में से 35, इधर 35 ही तो आया था, देख लीजिए एक बार। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 35, अच्छा 35 गुणे 11 भी तो करना था। ठीक, हमने 35 गुणे 11 नहीं किया था ना, तो 11 गुणा करेंगे तो 11 पच्चे कितना होता है 55, और 11 तिरका कितना होता है 27, 5 32। अब इनको आपको जोड़ लेना था, 5 6 2 8 9 3 12, 9 3 12। देखिए कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। 11 पच्चे 55, 11 तिरका 33, 33 से 5 38 होता है, सॉरी 38 होता है, तो 8 6 14 आएगा और 9 3 12 1 13, 1345 है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 1345 क्या होगा, विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले गेहूं का टोटल सीपी निकाल लेंगे और मसूर का निकाल लेंगे, इन्हीं में से 10% लाभ बोला है, तो 13 यहाँ पर कितना था, यहाँ पर कितना था, ये आपका 350 था, तो 350 का 110% निकालेंगे और 800 का निकालेंगे 20%, यानी 100 में से 20 जोड़ देंगे, 120% आएगा। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक हमारे पास सवाल है, ग्राफ का सवाल है, बार चार्ट का सवाल कह सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, देखिए ग्राफ को थोड़ा अच्छे देखिए, लिखा हुआ है भूगोल और इतिहास में प्राप्त कुल अंकों के औसत प्रतिशत में कितना अंतर है। अब देखिए भूगोल और इतिहास, जो ज़्यादा काला है वो भूगोल है, नहीं जो ज़्यादा काला हिस्ट्री है, और जो कम मतलब भूरा कलर का है वो आपका जियोग्राफी यानी भूगोल है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर भूगोल और इतिहास में बोला गया है, तो पहले हम ऐसा करते हैं, औसत पूछा गया है तो निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा भूगोल का, है ना। तो भूगोल में प्राप्त कुल अंक कितने हैं आप निकाल सकते हैं। भूगोल वाला देखिए, भूगोल वाला आपका ये 80 है, ये वाला 80 है, 87 है, 70 है और कितना है 75 है। इन सब को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 312 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 312। ये आपका दोस्तों भूगोल का आ जाएगा। कितना आ जाएगा भूगोल का, ठीक है ना। ये आपका भूगोल का आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, यानी इतिहास की। काला वाला है तो काले वाले में देखिए 75 है, 63 है, 80 है और 72 है। इन सब को जोड़ेंगे ना तो आपका आएगा 290। कितना आएगा 290। ये आपका हो गया इतिहास का। किसका हो गया, इतिहास का हो गया। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या पूछा है। पूछा गया अभीष्ट अंतर बताना। इनमें अंतर क्या होगा, प्रश्न में टोटल औसत है ना, औसत में अंतर पूछा गया है। औसत में अंतर कैसे निकालते हैं, देखो 4 है ना, 4 नंबर है, देखो 1 2 3 4, सभी में 4 4 है। तो इनमें पहले क्या करेंगे, इनमें से आपको क्या करना है, ये तो आप ऐसा करिए, दोनों को पहले अंतर ले लीजिए, 4 से भाग कर दीजिएगा, है ना। तो इसमें से इसमें घटाएंगे, 312 में 290 तो आपका 22 आएगा। औसत पूछा गया, 4 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5.5%। कहाँ लिखा हुआ है, आप कहेंगे विकल्प नंबर डी लिखा हुआ है। डी नंबर क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। सबसे पहले आपको भूगोल इतिहास में अलग अलग जो अंक प्राप्त हुए ना, इन सबको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अंतर ले लीजिएगा, क्योंकि 4 ही 4 विषय हैं दोनों में। फिर बाद में 4 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर निकाल आएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया 213 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा। इकाई अंक पूछा गया, सिंपल है। देखो यहाँ पर 4 का भाग पहले 6 में देंगे, 213 लिखा हुआ है ना, इस तरीके से। सबसे पहले हमने बताया इसमें 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 आएगा। अब ये जो 3 है ना, यही लगा देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बस हो गया। इकाई अंक पूछ रहा था। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, दंड आलेख, चित्रलेख, है ना। तो यहाँ पर जो आपका होगा पाई चार्ट जो आपका होता है, एक ऐसा आपका ज्यामितीय निरूपण होता है जो पूरे और उसके अंश के बीच क्या करता है, संबंध दिखाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाए। इस तरीके से आपने नहीं देखा है पाई चार्ट के, आप देखे होंगे सवाल इस तरीके से बने रहते हैं ना, तो वही अंश अंश लिखा है, समझ जाओ पाई चार्ट की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए अच्छा सवाल है, कैसे लगाएंगे। ऐसे सवालों को आप उड़ा सकते हैं, हवा में उड़ा सकते हैं तेजी से, बस समझना है। समझ गए ना, तो फिर दुनिया कोई ताकत नहीं है कि आपका सवाल गलत कर दें। देखिए 100 संतरे का क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 संतरे का क्रय मूल्य 400 रुपये है। अगर हम आपसे कहें कि 100 संतरे जो हैं, 100 संतरे का जो सीपी है क्रय मूल्य 400 रुपये है। हमेशा एक संतरे के पहले निकालते हैं। एक संतरे का सीपी अगर हम आपसे पूछेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 400/100 कर दीजिए और यहाँ पर 4 रुपये आ जाएगा। यानी एक संतरे का हमें क्रय मूल्य पता चल गया ना। अब हम क्या करेंगे, हम 12 संतरों को निकालेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रति दर्जन पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, प्रति दर्जन पूछा है, बेच रहा है, यानी हम मान लेते हैं कि अगर एक संतरा 4 रुपये का है ना, तो 12 संतरे कितने के होंगे, तो 12 संतरों का मूल्य हो जाएगा आपका 48 रुपये। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है 60 रुपया प्रति दर्जन। इसका यही मतलब होता है कि जो 12 जो संतरे हैं ना, वो कितने का बेच रहा है, 60 रुपये का बेच रहा है। अब हम आपसे अगर पूछें कि 48 की चीज़ को 60 में बेच दिया है ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, तो आप कहेंगे 48 की 12 रुपये का प्रॉफिट होगा, 60 में बेचेंगे और बटे में आपका आएगा 48 × 100। परसेंटेज निकालते कैसे हैं, जितनी वृद्धि हो रही है और जो नंबर जिससे बढ़ रहा है, 48 से बढ़ रहा है ना 60, 48 बटे में आएगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%, जो कि विकल्प नंबर सी क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी। देखिए खिलाड़ियों वाले सवाल आते हैं अक्सर। टोटल पहले ध्यान देना है कि विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं, तो आप कहेंगे विद्यार्थियों की संख्या गुरुजी तो 660 है। हमने कहा बिल्कुल सही है।
अब हमने आपसे पूछा कि यह बताइए लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो आपने कहा सर जी लड़कियों की संख्या पूछा है, टोटल तो विद्यार्थी 660 है, ये तो हमें पता है। विद्यार्थियों की संख्या बोला है ना, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। 2/3 अगर दोस्तों लड़के हैं तो आप 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि 1/3 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। तो 660 का आप कहेंगे गुरुजी 103 निकाल लीजिए, 1/3 है। तो हमने कहा बिल्कुल सही है बच्चा। देखो बिल्कुल यहाँ पर एकदम से सवाल सिंपल है, अगर आप समझ लेंगे ना फिर गलत नहीं होगा। तो हमने कहा लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, आपने कहा 220 आ गई, है ना। 220 आ गई तो बात आपको क्लियर हो गई। अब अगला प्रश्न पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अब लड़कों की संख्या अगर निकालते तो लड़कों की संख्या 2/3 है, तो 2/3 यानी 660 में से अगर 220 घटा लेते हैं ना, तो आप कहते हैं बॉयज हमारे कितने होंगे, 440 होंगे। ये हमारे क्या होंगे, बॉयज होंगे, और ये हमारी क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। टोटल देखिए 660 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी। अब देखो बोला खिलाड़ी है ना, तो लड़कों की संख्या अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों दे रखा है। तो लड़कों की संख्या का 3/4, इसका 3/4 कितना होगा, खिलाड़ी भैया 440 का 3/4 कितना होगा, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, यहाँ पर आप कहेंगे 330 आएगा। बिल्कुल सही है, ये खिलाड़ी है भैया, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। एक पिक्चर थी खिलाड़ी अक्षय कुमार की, आपने जरूर देखा होगा। अब यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितना बोला है, लड़कियों की संख्या का बोला है 1/4 है, तो लड़कियों की संख्या 220 है, इसका 1/4 कितना होगा, तो आप कहेंगे 4×5 = 20, 4×5 = 20, 55 होगा। अब हम कहेंगे गुरुजी टोटल संख्या पूछा है, तो आप कहेंगे गुरुजी दोनों को जोड़ दीजिए, 330 55 कितना होता है, हमने कहा 385 होता है, राइट आंसर। तो देखो कुल मिला के जो टोटल विद्यार्थी दिए थे ना, इनमें आप पहले लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग कर लीजिएगा। फिर बोला है कि लड़के के जितने चौथाई और लड़कियों के जितना बोला है ना, उनको अलग अलग उसी में निकाल लीजिएगा। जितने संख्या है दोनों को जोड़ के कुल पूछा है, खिलाड़ियों की संख्या आपकी निकल आएगी। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या होगा, 37 नंबर आपको बताना है। अच्छा सवाल है, यहाँ पर आपको सीधे आपको थ्योरेटिकल सवाल है, इसका जो विकल्प आंसर होगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना, ठीक है ना। विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पर आपका, सी नंबर आपका हो जाएगा। वर्ग पहले प्रश्नोत्तरी थोड़ा होगा यहाँ पर, विकल्प नंबर सी आपका हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है और ऊंचाई का अनुपात यहाँ पर दे रखा हुआ है, ठीक है। और पूछा क्या रहा है, अच्छा भुजा और ऊंचाई पूछ रहा है। देखो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। अगर इसकी भुजा की मान लेते हैं लंबाई ए है, तो इसकी ऊंचाई आप रट्टा मान लीजिए क्या होती है, a√3/2 होती है ना। कई बार डायरेक्ट याद रखिए a√3/2, ठीक है ना। ये आपका होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, a√3/2। भुजा और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो भुजा तो हम कहेंगे a है और ऊंचाई आपकी है a√3/2। ए से एक कट गया, 2 इधर चला जाएगा, यानी 2:3 यानी 2√3 क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल था, इस तरीके से आपको लगाना था। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट होता है, देखो 1 ग्राम पहले छोटी यूनिट लिखेंगे और बटे में बड़ी यूनिट। 1 किलोग्राम को आप ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। परसेंटेज में पूछा गया है, 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे। 1/10 का मतलब होता है 0.1%, है ना, 0.1% होता है। कहाँ चला गया अगला सवाल, आप यहाँ पे आओ, 0.1% है ना। 0.1% कहाँ लिखा हुआ है, 0.1%। 39 नंबर का सी सिंपल सवाल था, इस तरीके से आपको लगाना था। चलिए 40 नंबर का बताइए, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है 3 राज्यों में चीनी के एक विशेष ब्रांड के 3 वर्षों के लिए बिक्री के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। आंकड़े लाख रुपए में। तो पूछ रहा है वर्ष 1 से वर्ष 3 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ष 1 से वर्ष 3 की बिक्री में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1 से वर्ष 3 की बिक्री में। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए, राज्य दिए गए हैं अलग अलग, राज्य 1, राज्य 2 और राज्य 3। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, वर्ष 1 में निकाल लेते हैं टोटल बिक्री, है ना। तो आप कहेंगे वर्ष 1 में, तो इन्हीं सबको जोड़ लो, 15 12 9 कितना होता है, तो आप कहेंगे 36 होता है। अब हम आपसे कहेंगे यहाँ पर 2 की तो बात बोली नहीं गई है, वर्ष 3 की बोला है, तो अब तीनों को जोड़ लीजिएगा, तो 14 15 13 कितना होता है, तो आप कहेंगे 42 होता है गुरुजी। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, 42 होता है तो होता है।
अब यही बोला है ना कि कितने प्रतिशत का अंतर है, आप सीधे बोल दीजिएगा कितने प्रतिशत का अंतर है। अंतर समझते हैं ना, अंतर का मतलब ये होता है कि हम ये समझिए कि 36 वाली चीज़ को 42 में बेच रहे हैं तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा, ऐसे मतलब होता है। तो आप समझिएगा कि पहले आपके पास 36 था, 42 हो गया है, तो 36 6 42 होता है, यानी 6 रुपये की वृद्धि हो गई और बटे में क्या आएगा 36 आएगा, इंटू 100 कर देंगे। इस तरीके का मतलब यहाँ परसेंटेज लगा और समझ जाइए, अंतर दे दे समझो, वही पूछ रहा है कि 36 की चीज़ को 42 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट होगा 6, बस हो गया आपका। अब आप कहेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो 50/3 होगा। अब 50/3 का मतलब होता है 16.67%। समझ गए होंगे, सिंपल सवाल था। 40 नंबर हो गया, 41 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर एबीसी के आधार की लंबाई 48 है, क्षेत्रफल 168 है, इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम आपको समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ ले चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज तो सुना ही होगा, नाम तो है ना, नाम तो सुना ही होगा। इसमें होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आधार की लंबाई तो अच्छा पहले ही इन्होंने बोल रखा है, ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इनकी हमने लंबाई मान लिया x है। समद्विबाहु त्रिभुज में एक त्रिभुज जो हमने ABC इस तरीके से मान लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा समबाहु में तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। द्वि मतलब द्विभुजा, ठीक है। अब x हमने मान लिया, चलो यहाँ तक तो मुद्दा हमारा सॉल्व हो गया। अब हम कह रहे हैं कि क्षेत्रफल दिया गया है, तो ऐसा करते हैं, इसकी अगर हम आपसे कहें ऊंचाई, हाइट ये होती है, इसकी हाइट डालेंगे तो हाइट यही तो आएगा, है ना, इसकी हाइट आ जाएगी। ये पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये ऊंचाई कितनी होगी, ये हाइट है ना, हाइट। तो आप कहेंगे गुरुजी इसका एक फार्मूला हमने पढ़ा है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो आपका पूरा लेना पड़ता है 48 इंटू हाइट। और क्वेश्चन में एरिया दिया गया है 168, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। इसको काटेंगे 24 आएगा और इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 24 सत्ते होता है 168, हमने कहा बिल्कुल सही है। और इस तरीके से आप हाइट निकाल लिए। कहने का दोस्तों यहाँ पर आपने हाइट को तो पता कर लिया है, ये ध्यान दीजिएगा ये साइड टोटल हमारी 48 है, और जब भी लंब डाला जाता है ना, ये दो भागों में बढ़ जाती है। इसका मतलब इतनी जो लेंथ हमारी होगी ये वाली है ना, ये जो लेंथ हमारी इतनी आधी जो लेंथ होगी 24 होगी, ये 7 है। अब ये 90 डिग्री तो भाई, तो 7 24 की ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, ये कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होना चाहिए। 7 24 25 की एक क्या होती है, ट्रिपलेट होती है पाइथागोरस की। ये अगर आपको पता है तो जल्दी कर लेंगे। तो भुजाओं में से एक की लंबाई कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना जल्दी लग गया। लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट वगैरह याद होना चाहिए, तभी आप जल्दी से कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ यदि 3x² + ax + 4x - 8 से पूर्णतया विभाजित है तो a का मान कितना होगा। ऐसे प्रश्नों को आपको हमने कई बार बताया है कि x - 8 से पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब बराबर रिजल्ट में रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, यानी x = 8। जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ पर आपको क्या करना है, 8 की बौछार लगा देनी है ना। 8 नंबर वहाँ क्या करना है, बौछार कर देना है 8 नंबर की। तो सबसे पहले 3 लिखेंगे और यहाँ x² है, 8 के स्क्वायर 64 होता है। प्लस का a लिखेंगे और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का 4 बराबर, तो 0 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। गुणा करेंगे 3 चौको 12, 6 18 19, प्लस का 8a और यहाँ पर प्लस का 4 बराबर 0 आपका आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, यहाँ तो माइनस में आंसर आएगा, है ना। तो ये 192 और 4 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 196 आएगा। और जब भी a निकालेंगे ना तो इधर आप माइनस में आ जाएगा, और इसमें आपको 8 से भाग भी देना है। 8 से भाग देंगे तो आप समझ सकते हैं आंसर क्या आएगा, 8 दूनी 16 होता है। और फिर आपका आएगा 8 चौको 32, यानी 24.5। ठीक है, माइनस में आएगा। ध्यान दीजिएगा विकल्प नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक और सवाल है, देखिए ग्राफ टाइप का है, और आपके जो सिलेबस में है ग्राफ के सवाल काफ़ी सारे आएंगे। आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इनको आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी प्रदर्शित की गई है।
प्रश्न में पूछा गया पहले मुद्दे पे आते हैं। लिखा हुआ है 2006 में XYZ ने कितने पर्सनल कंप्यूटरों की बिक्री की थी। अब आप बताइए कि 2016 में बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें 2006 लिखा हुआ है, 16 नहीं सॉरी 2006, तभी हम कहें 16 तो यहाँ है ही नहीं। 16 में देखिए ग्राफ आपको ये है ना, ये वाला ग्राफ है, और इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, 20 है ना, 20 लाख है ना, इधर लिखा है ना 20 लाख यूनिट है, याद रखिएगा। अब पर्सनल कंप्यूटरों की बिक्री पूछा गया है ना, पर्सनल कंप्यूटरों की बिक्री पूछा गया है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चलिए, तो अरे तो भैया 20 लाख यूनिट है, बस हो गया, लगाना नहीं है, इसमें लगाना ही नहीं, 80 नंबर हो जाएगा। कभी कभी सवाल मजाक कर देते हैं, इतने बड़े लिखे होते हैं, देख के लगता है अरे अब आएगा नहीं, घबराहट घबराहट होने लगती है। लेकिन वही है ना, कहावत सुने होंगे, खोदा पहाड़ निकली चुइया, है ना। देखने में बहुत बड़ा सवाल था लेकिन सिंपल तरीके से लग गया। देखिए बहुलक वाला सवाल आ गया, इसको हम एक बार नहीं 10 बार बताएं रट्टा। देखो इसको कोई फार्मूला हम आपको नहीं बताएंगे, जो बुकों में लिखा होता है। बहुलक निकालने के लिए आपको कम से कम 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, 5। अब आप कहेंगे गुरुजी 5 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप बताइए इनमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको ज़रूरत है ना, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, ये आपकी इसको ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके दो अगल बगल पड़ोसी जरूरत पड़ती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 3 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए। इसके जस्ट जो मिनिमम नंबर लिखा है ना 14 18 है ना, चौथा नंबर आपका ये हो गया। तो यानी यहाँ पर देखिए एक तो नंबर आपका ये हो गया, एक ही नंबर ये हो गया, अगल बगल पड़ोसी 3, एक ये 4 है ना। अब आप कहेंगे गुरुजी 5वां कौन सा है? तो जो इनके बीच में जो गैपिंग है ना 4 यूनिट की, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बस इतने आपको नंबर पे ध्यान देना है, एक इसको, एक इसको, एक इसको और इसको, गैपिंग। बस 5 नंबर आपने, आप तो देखिए जब भी पेपर आएगा तो रेंज दिया होगा, है ना। तो जब भी उसकी फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो वो तो नंबर आपको दिख ही जाएगा, उसके अगल बगल भी नंबर आपको दिख जाएंगे, 3 नंबर तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे। और इसी के जस्ट जो मिनिमम जो नंबर होगा ना 14 से 18 जैसे लिखा हुआ है, जहाँ से स्टार्टिंग है मिनिमम नंबर वो ले लेना है। तो 4 तो आपको ऐसे दिख गए, 5वां इनके बीच में जो गैप होगा, बस सिंपल है। शुरुआत कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले जो इसका मिनिमम नंबर लिखा है ना, जो जिसकी उपस्थिति संख्या दी गई थी, जो बहुलक इसका हो रहा है 34, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। पहले आपको 14 लिख देना है ऐसे, फिर प्लस कर लेना है, ये लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे पहुँचना है। अब आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट साइड पे यानी 34 में से हम पहले 28 घटाएंगे। तो आप कहेंगे गुरुजी 34 में 28 घटाएंगे तो सिंपल है 6 आएगा। हमने कहा बिल्कुल सही है, इतना लिख लेंगे ना। फिर आपको बटे में इसके लिखना है, ठीक है, इसी के बटे में लिखना है 6 के। अब फिर हम आपसे कहेंगे 34 में से 28 घटाइए, एक बार फिर घटाइए, तो आप कहेंगे 6 होगा, ठीक है ना, कितना होगा 6 होगा। फिर हम कहेंगे 34 में से आप 18 घटाइए, तो आप कहेंगे 34 में 18 घटाएंगे, 14 में 8 गया 6, 2 में 1 गया 1, यानी 16 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 16 आएगा। इतना आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इन दोनों को जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। पहले देखिए ऊपर क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड का अंतर लेंगे 34 जो फ्रिक्वेंसी थी, और फिर नीचे क्या करेंगे, इधर इधर तो अंतर लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। देखिए आपके 4 चीज़ें सॉल्व हो गई ना। बची इसको ऐसे चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, बची 5वीं चीज़ अंतर, यानी 4 से क्या करना है, गुणा कर। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, आपका बहुलक लग जाएगा। 6 बटे कितना था, 16, 6 22 होता है, इंटू 4 होता है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आंसर आएगा, यहाँ पर 14 प्लस, ठीक है ना, 6 चौको 24 बटे 22 होता है ना। तो यहाँ पर 22 एकम 22, यानी एक बार तो चला ही जाएगा, यानी 15 दशमलव कुछ समथिंग में जाएगा। तो इसको आप भाग कर लेंगे ना, तो 15.09 क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 45 नंबर देखते हैं, पूछा गया है 12.5% के लाभ पर 2250 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ की राशि क्या थी। देखो 12.5% की पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितनी होती है। तो आप कहेंगे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, है ना, 1/8 होती है, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर बेचने की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो बेचना कैसे होता है, आपको दोनों क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 8 और 1 कितना होता है, 9,
9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी रही है, दिया गया है 2250, ये विक्रय मूल्य है। और आपसे देखिएगा लाभ प्रतिशत नहीं पूछा गया, लाभ की राशि तो 1 ही यूनिट है ना, मतलब आपसे 1 यूनिट पूछ रहा है। 9 दूनी 18, 9 पचे 45 और 0, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 250 होगा। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, और 1/8 में जो भी नीचे वाली संख्या होती है ना वो हमेशा क्रय मूल्य को बताती है, ऊपर वाली संख्या लाभ को बता रही है। इतना आपने कर लिया, दोनों को जोड़ देंगे आपका एसपी हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है ना, तभी दोनों को जोड़ेंगे, इसके बराबर कर देंगे, और आपसे लाभ पूछा है 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। 250 क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त होता है और 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो। देखो ऐसे प्रश्नों को हमने कई बार बताया है, अब सिंपल तरीका है। आज समय चुनाव का माहौल भी चल रहा है ना, चुनाव का माहौल भी चल रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी कि सपा की, क्योंकि देखिए 2 लोगों का ही मुद्दा है, बाकी कोई पार्टी तो आएगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर एक अगर 100 में 62 पा रहा है तो दूसरा कितना पा रहा होगा, 38। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूपी में सरकार आपके अकॉर्डिंग किसकी बननी चाहिए, है ना, जरूर कमेंट करिएगा। स्पेशली आपसे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर हार जीत का अंतर कितना, 24%। हमेशा जब भी कभी वोट वाला सवाल आए ना, कहेगा जीत जाता है, तो ऐसे मत करिएगा। 62, 100 में एक 62 पाएगा, दूसरा कितना पाएगा आप निकाल सकते हैं। इनका अंतर लीजिएगा, हमेशा जीत हार अंतर से होती है वोटों से, है ना। तो यहीं पर आपका दिया गया 35,640। आपसे पूछा कितना गया है, 100%, यानी टोटल पूछा गया है 100% कितना होगा, है ना, 100% कितना होगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका जो आंसर है, आपका आंसर क्या होगा, निकल आएगा। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर इसमें कितना आएगा, 148500। कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर नंबर डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 संख्याओं का योगफल दिया गया 30 है, उनका एलसीएम 25 है, बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए 2 संख्याओं का योगफल दिया गया है, कितना है, 30 है, और उनका एलसीएम दिया गया 25 है ना। उनका एलसीएम कितना है, 25 है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया, बड़ी संख्या बताइए, है ना। तो बड़ी संख्या आप इसको ऑप्शन से लगा सकते हैं, 55 तो नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए बड़ी संख्या 25 लिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एलसीएम बोला है, हाँ, और इनका योग, यानी बड़ी संख्या 25 लेंगे तो हमें लेना पड़ेगा 5, तभी तो एलसीएम 25 होगा, तभी एलसीएम 25 होगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, है ना। लॉजिकल सवाल होते हैं, आपको ऐसे भी लगा लेना है। बाकी अगर आपको बेसिक से लगाने का शौक है तो वैसे भी लगा लीजिएगा। देखिए बेसिक से कैसे लगाएंगे, देखो लो, वो भी समझ लो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 2 संख्या हमने मान लिया, बड़ी संख्या हमने मान लिया कितनी है, x है, और छोटी हमने मान लिया y है। कई लोगों को ऑप्शन समझ में नहीं आता ना, इसलिए बता दे रहे हैं। तो इन्हीं दोनों का योग कितना दिया गया, 30 के बराबर दिया गया। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। लासा दिया गया, यानी x बराबर 25 रख लीजिए इनमें से किसी ऑप्शन में, है ना। तो 25 5 30, क्योंकि और कोई विकल्प ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप 15 लेंगे तो लासा 25 थोड़ा आएगा, समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए। देखो ऐसे जब भी प्रश्न आए, धनात्मक भिन्न इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, हमने 1000 बार बताया होगा कि जब भी इस टाइप के सवाल आपको मिले देखने को, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन से लगाना है। आपको कभी भी बेसिक से नहीं लगाना है, ठीक है ना। और जनरली आपको क्या करना है, ऑप्शन को लेना है सहारा। यहाँ 32/5 है ना। एक चीज़ अभी और हम आपको बताने वाले हैं, अभी आप समझ जाएंगे अच्छे से क्या होगा। तो वो ट्रिक क्या है कि जो भी लासा हंस हर लिखा होगा ना, इनका गुणा करने पर अगर इसकी संख्या के बराबर आ गया तो वही विकल्प आपका सही होगा। 32 × 5 करेंगे ना, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, 16, 160 आ गया। और किसी विकल्प में आपका आएगा ही नहीं। आपको फोकस करना है 6 सही 39/160, यानी बटे में क्या लिखा हुआ है, 160 लिखा हुआ है। अब आपको विकल्प में ध्यान देना है कि अंश हर में ऐसी कौन सा अंसार है जिनको गुणा करने पर आपको 160 प्राप्त होगा। विकल्प नंबर ए। अब आप देख रहे हैं बेसिक से लगाएंगे कितना टाइम बर्बाद होगा, सिर्फ 5 सेकंड से भी कम समय आपका लगेगा, सवाल आपका लग जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब दिया गया है और यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज आप समझ ही रहे हैं, अभी हमने बताया था, इसकी ऊंचाई को ही बोलते हैं शीर्ष लंब, है ना, यही ऊंचाई होती है शीर्ष लंब।
और इसकी ऊंचाई क्या बताया था हमने, a √3/2 बताया था। और यही क्वेश्चन में दिया गया है 15, है ना ऊंचाई। तो हम आपसे कहेंगे a बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30/√3 आ जाएगा। यानी ये भुजा हमको पता चल गई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 होता है। भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का मतलब 30 × 30 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 900 आएगा। और यहाँ पर √3 × √3 करेंगे तो 3 आपका आएगा, है ना। अब आप इसको कहेंगे काट लीजिए, तो यहाँ तो आपका आ जाएगा 300, और यहाँ से काटेंगे 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, यानी 75/√3 क्या होगा, विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगुना है। उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल को अच्छे से आप पहले पढ़िए फिर लगाइए। देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, √3/4 a² होता है। इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगुना है। परिमाप समझते हैं ना, 3a, मान का दुगुना है। दुगुना का मतलब 2 गुणा कर देंगे, तो आप कहेंगे √3/4 a² बराबर आपका दिया गया है 6a। a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब हम आपसे कहेंगे a बराबर कितना आएगा, तो a बराबर आप कहेंगे 4 × 24/√3 आपका आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल ही सकते हैं, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल ही सकते हैं, √3/4 तो होता ही है, और भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा का मतलब 24/√3 × 24/√3। अब आप कहेंगे √3 से √3 काट दीजिए, 4 × 24 होता है ना। अब चाहो तो √3 से गुणा एक बार आप और भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे, है ना। तो अंडर ऊपर से नीचे एक बार मल्टीप्लाई आप करेंगे तो √3 ऊपर आएगा और √3 नीचे आएगा। ये तो आपका 3 बना लेगा, यानी 3 से काट देंगे, 3 × 8 = 24 होता है। अक्षांक 48 √3 होगा, जो कि विकल्प नंबर कहाँ है, सी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना था। आशा करते हैं आपको 25 प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट होता है तो उसको आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले वीडियो पे उस क्वेश्चन को फिर से हम दोबारा सॉल्व करा देंगे। चलिए दोस्तों, यहीं तक क्लास को विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं।